बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को आज एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत तैयार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी देहरादून सचिवालय से जुड़े हुए थे और विधायक आदेश चौहान, विधायक सुरेश राठौर, हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा का आह्वान किया था कानपुर में, और उन किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जो 40% आबादी के लिए अन्न उत्पादित करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जो हमने 1 रुपये में पेयजल का कनेक्शन देने का निर्णय लिया, तो वहाँ पर लगभग 750 करोड़ से हम सीवरेज सिस्टम बनाने वाले हैं। इसके अंदर 750 की एक अलग योजना है, 190 करोड़ की एक अलग योजना है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जल शक्ति मंत्री जी का, शेखावत जी का, हमारे सांसद जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारे क्षेत्र को भी इसमें शामिल करते हुए यहाँ पर इस STP का निर्माण किया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं जनता से भी ये निवेदन करूँगा कि वो भी इस स्वच्छ गंगा का जो मिशन है कि गंगा निर्मल रहे, स्वच्छ रहे, उसके लिए जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनका सहयोग करते हुए और जन सहभागिता है उसको सुनिश्चित करें। गंगा जी के अंदर गंदगी ना डालें, जैविक खेती करें, वहाँ पर औषधीय पेड़ों का रोपण करें। इस तरह का हम लोग को भी करनी चाहिए। और मैं आज इस अवसर पर जहां अपने प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, वहीं साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा जो है वो गंगा सागर तक स्वच्छ रहे, निर्मल रहे और लोगों को जीवनदायिनी के रूप में वो साबित हो। इस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं थी, नमामि गंगे की योजनाएं थी, उसका उन्होंने शुभारम्भ किया, पुस्तकालय का शुभारम्भ किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप से एक विश्वास जागा है जनता के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गंगा जी पूर्ण रूप से स्वच्छ हुई। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं सफल हुई हैं और जो उनकी योजनाएं थी उनको क्रियान्वयन करने में माननीय शेखावत जी का, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि जो 7 नाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताए वो भी कुंभ से पहले उससे विलुप्त हो जाएंगे और गंगा बिल्कुल निर्मल रूप से बहेगी और आगामी होने वाले महाकुंभ के अंदर गंगा पूर्ण रूप से स्वच्छ। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके आवास पर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री एवं उनके पति हिमालय दासानी ने भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्म सिटी के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा जताई और इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाने के लिए भूमि तलाशी जा रही है और फिल्म सिटी के लिए भूमि अधिक चाहिए एवं इसके लिए स्थान भी एयरपोर्ट से कम दूरी पर तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं को सही दिशा देने की जरूरत है। यदि उन्हें यहां पर फिल्म के क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलता है तो वे इस क्षेत्र में अच्छा भविष्य बना सकते हैं और उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनने से लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। वहीं फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री व उनके पति हिमालय दासानी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मी हस्तियों का रुझान बढ़ा है और राज्य में युवाओं को फिल्म के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ताकि युवा इस क्षेत्र में अच्छा करियर बना सके। उन्होंने कहा कि फिल्म क्षेत्र के साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादकों के साथ भी क्षेत्र में उत्तराखंड में काफी ज्यादा संभावनाएं हैं और उत्तराखंड में ऑर्गेनिक नेचर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड बहुत अधिक है। और इस अवसर पर सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर,
मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धगाते और अपर सचिव आशीष चौहान आदि वहां उपस्थित रहे। तो नगर के केबल ऑपरेटर की हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक मौत हो गई है और मृतक की पहचान वार्ड नंबर 6 निवासी नरेश कश्यप पुत्र पप्पू कश्यप के रूप में की गई। यह घटना उस वक्त की है जब डिश ऑपरेटर केबल लगाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ था और उस वक्त बिजली सुचारू रूप से चल रही थी। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी पहुंचाया। वहीं विद्युत विभाग ने इस घटना की गंभीरता से जानकारी लेते हुए नगर की केबल ऑपरेटर कंपनी पर कार्रवाई करने की बात कही। इस नाम का युवक आया है जो कि बताया जाता है कि डिश इत्यादि की लाइन को सही कर रहा था और लाइन को सही करते समय करंट लगने की घटना बताई जाती है। जब उसको अस्पताल लाया गया था तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों को बता दिया गया है और पुलिस को सूचित कर दिया गया है। इस संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो पूर्ण करने के बाद पंचनामा इत्यादि भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हटी होगी। विश्व हृदय दिवस पर बेलमेड अस्पताल में साइकिलिंग फॉर हार्ट का आयोजन किया गया। इसमें देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा और उत्तराखंड के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा ने साथियों के साथ साइकिल चलाकर दिल को सेहतमंद बनाए रखने का संदेश दिया। मेयर ने डॉक्टर चेतन शर्मा को इस आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि बेलमेड अस्पताल का ये सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अस्पताल और डॉक्टर्स पर शहर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है और बेलमेड अस्पताल अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून में साइकिलिंग ट्रैक विकसित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है ताकि लोग साइकिलिंग कर खुद को स्वस्थ रख सके। तो उत्तराखंड में कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है और देहरादून की बात करें तो देहरादून के नगर निगम कार्यालय में पिछले काफी समय से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले चलते नगर निगम को लेकर अगर हम बात करें तो पब्लिक के लिए ये बंद किया गया था, लेकिन नगर निगम कार्यालय को 2 दिन यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार के लिए फिर से पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि आज नगर निगम कार्यालय में एक और कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है, जिसके चलते इस कार्यालय को आम लोगों के लिए बृहस्पतिवार और बुधवार को बंद रखा जाएगा। देखिए, संडे को एक केस हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट हुआ था, उसके कारण ही हम लोगों ने मंडे और ट्यूसडे को यहाँ पर जन सामान्य के लिए प्रवेश को रोका था। हालांकि हमारे नगर निगम का इंटरनल काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, सभी कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन अभी मॉर्निंग में एक केस फिर रिपोर्ट हो गया है और इसके कारण बुधवार और बृहस्पतिवार ये 2 दिन फिर जन सामान्य का प्रवेश इसमें वर्जित होगा। और ये सही है कि इससे पब्लिक को दिक्कतें बहुत हो रही हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी पिछले दिनों सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर जारी किए थे, ईमेल जारी किए थे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर से अनुरोध है कि यदि इनकी बहुत आवश्यक कोई समस्या है तो अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क टेलीफोन पर कर सकते हैं और उनकी समस्या को हम लोग समय से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। तो अनलॉक 5 गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए सिटी बस अध्यक्ष विजयवर्धन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा, बसों में किस तरीके से 2 गज की दूरी का पालन हो पाएगा, ये भी सरकार को बताना होगा। उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए भी सरकार से उनका हल करने की मांग की। सरकार का फायदा तो स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें सरकार को पहले भी सोचना चाहिए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पहले भी क्यों नहीं चला है, क्योंकि हमने कम से हमारी 225 के आसपास जो है अभी बसें सरेंडर है, खाली 30-40 गाड़ी हमारी चल रही हैं। वो भी हम इसीलिए चल रही थी क्योंकि हमारे को गढ़वाल कमिश्नर द्वारा जो है हमें आश्वासन दिया गया था कि आपके साथ न्याय होगा और जो इलीगल गाड़ियाँ हैं वो उनको बंद किया जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखोगे कि इलीगल गाड़ियाँ धड़ल्ले से चल रही हैं और उस पर कोई भी उस पर एक्शन नहीं हुआ जाता, क्योंकि कभी कभी जब जिस बारी जो हम लोग यूनियन के सदस्य जो हैं अपना गढ़वाल कमिश्नर मुलाकात करते हैं तो उस समय उनके आदेश से थोड़ा बड़ा आरटीओ कार्रवाई करता है, लेकिन ये स्थिति फिर दोबारा वैसे की वैसी बहाल हो जाती है।
आपने देखा होगा हमारी टोटल सिटी बसें मोस्टली हमारी सरेंडर हैं, जबकि आपने देखा होगा जो इलीगल जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो विक्रम हो, उन्होंने सरेंडर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो है इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। हमारा शासन से आग्रह है कि शासन इनके ऊपर हार्डकोर जो नियम है, हम ये नहीं कहते कि किसी को आप बंद करो, जो परमिट की शर्तों पर नियम है उनके अनुसार चलाओ, तभी जो है हमारी बसों का संचालन पूर्णतः हो सकेगा। नहीं तो जैसा नुकसान हमें पहले हुआ है वैसी नुकसान हमें अभी होगा। उसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के शैक्षिक प्रमाण पत्र को लेकर हो रही जांच के मामले में नया मोड़ आ गया है। पंचायती चुनाव कार्यालय में त्रिनाथ के नामांकन पत्रावली से छेड़छाड़ का ये मामला सामने आने पर सीडीओ ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को पूरे प्रकरण में जांच अधिकारी नामित करने और हुए 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कालीनगर दिनेशपुर निवासी किशोर कुमार ने जिला उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास के खिलाफ राज्य निवारण और निर्वाचन आयोग में शिकायत पत्र देकर शैक्षिक अभिलेख पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका कहना था कि त्रिनाथ विश्वास का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अमित विश्वास के नाम से है। पंचायत उपाध्यक्ष के ऊपर जो जांच चल रही थी, उस जांच में एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि अभी तक शिकायतकर्ता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। जब आपको बेवजह फंसाया जा रहा है तो आप प्रमाण पत्र क्यों चेंज करने जा रहे हैं? एक व्यक्ति क्या कितने जगह से हाई स्कूल पास करेगा? आपने जो प्रमाण पत्र अपने चुनावी हलफनामे में लगाया है वो रामपुर बिशारद नगर का लगाया है। अब आप पैसे के बलबूते और अधिकारियों के साठगांठ से उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्रशासन का, आपने मामले को संज्ञान में लिया और इसके लिए जांच कमेटी बैठाई है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन हम पर न्याय करेगा। तो काशीपुर की आईटीआई पुलिस ने अवैध रूप से लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 122 पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने शराब के साथ 2 लोगों को भी पकड़ा है, जिन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताते चले कि त्योहार का सीजन नजदीक आते ही अवैध रूप से शराब की तस्करी शुरू हो जाती है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगता है। दरअसल चेकिंग अभियान में पुलिस ने काशीपुर से रुद्रपुर जा रही पिकअप को रोका था, जिसमें उत्तराखंड मार्क की 122 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने गाड़ी में सवार वाहन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान सुखदेव और मिथुन के रूप में हुई और थाना अध्यक्ष विद्यादत्त इनका नाम है। विद्यादत्त जोशी ने बताया है कि चालक द्वारा इस शराब को रुद्रपुर ले जाया जा रहा था। एक गाड़ी पकड़ी गई टाटा पिकअप UK 06 CV 1126, जिसमें 2 लोग सवार थे, जिनको चेकिंग के लिए रोका गया। उसमें जब देखा तो पीछे शराब की 122 पेटी अंग्रेजी शराब की भरी हुई थी, जिस संबंध में उनसे मौके पर कागज तलब किए गए तो उनके पास कोई प्रपत्र नहीं थे। पूछताछ पे उनके द्वारा बताया गया कि ये शराब हम रुद्रपुर ले जा रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है, रुद्रपुर में दारू की खपत ज़्यादा है, तो इसलिए वो रुद्रपुर ले जा रहे थे, जिनको जो है पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर के उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी। सर इनके 2 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड आबकारी की शराब है और ये यहीं से ही काशीपुर से रुद्रपुर ले जाना बता रहे हैं। लक्सर क्षेत्र में 2 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश ने किसानों की धान की फसल बर्बाद कर दी है और एक तरफ जहां किसान पहले ही कोरोना महामारी से परेशान थे, तो वहीं दूसरी ओर अब हुई बेतहाशा बारिश और आंधी ने किसानों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। इस बारिश और आंधी के कारण किसानों की हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो गई है और किसानों ने अपनी किस्मत को कोसते हुए सरकार से नुकसान का मुआवजा देने की गुहार लगाई। JK24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र में 2 दिन तक हुई बारिश ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया है। धान की फसल को आधे से अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान अपनी किस्मत के साथ साथ सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरह से 2 दिन की बारिश ने उनकी धान की फसल को बर्बाद किया है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो तहसील स्तर पर और ग्राम स्तर पर सर्वे कराएं और सर्वे करा करके जो नुकसान पहुंचा है उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, तभी जा करके किसान उभर सकते हैं। जसवीर सिंह, JK24 न्यूज, लक्सर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।